नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज शर्मा पुनः आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने चैनल एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों, हमारी जो अभी वीडियो चल रही थी वो हिस्ट्री टॉपिक पर थी और टॉपिक का नाम था हिस्ट्री के अंदर गुप्त साम्राज्य। इससे प्रीवियस वाली वीडियो में हमारा कुछ पॉइंट्स या कुछ मैटर कवर करने से रह गया था, तो उसी को देखते हुए मैंने ये दोबारा से एक नई वीडियो जो हमारा रिमेनिंग पार्ट था, जो हमारा उस वीडियो में बताने से रह गया था, वो मैं इस वीडियो में लेकर आपके लिए आया हूँ। चाहे वो मेरे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के रूप में हो या हमारे दो शासक थे जो लास्ट में मैंने आपको समुद्रगुप्त के बाद मैंने आपको चंद्रगुप्त द्वितीय तक पढ़ा दिया था। उसके बाद हमारा दो शासक और हैं जिनके ऊपर एक आध क्वेश्चन आ जाता है, तो उन दोनों शासकों को कवर करेंगे। और जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हमारे गुप्त साम्राज्य से रिलेटेड थे, जो हमारे उन पॉइंट्सों में कवर नहीं हुए, उनको मैं आपको एक पॉइंट्स के रूप में, एक फैक्ट्स के रूप में आपको समझाऊंगा। तो आशा करता हूँ आप मेरी ये वीडियो ध्यान से सुनेंगे भी और देखेंगे भी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा चंद्रगुप्त द्वितीय कल की प्रीवियस वीडियो में लास्ट शासक था। आज हम स्टार्ट करेंगे कुमार गुप्त से। कुमार गुप्त ने जो शासन किया था वो 415 ईस्वी से लेकर 455 ईस्वी तक किया था। ये चंद्रगुप्त द्वितीय जो कल हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में लास्ट जो हमारा समुद्रगुप्त का जो पुत्र था चंद्रगुप्त द्वितीय, उसका पुत्र है ये कुमार गुप्त। इसको कौन कौन सी उपाधियाँ मिली हुई हैं? तो श्री महेंद्र की उपाधियाँ मिली हुई है, महेंद्रादित्य की उपाधि मिली हुई है और अश्वमेघ महेंद्र की। अश्वमेघ महेंद्र की उपाधि इसे जब मिली जब इसने एक अश्वमेघ यज्ञ कराया। ये क्वेश्चन आ जाता है कि गुप्त साम्राज्य में ऐसा कौन सा शासक है जिसने अश्वमेघ यज्ञ कराया था? तो वो है कुमार गुप्त। और अश्वमेघ यज्ञ कराने के बाद ही इसे अश्वमेघ महेंद्र की उपाधि मिली है। चलिए, नालंदा विश्वविद्यालय जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपको एग्ज़ाम के नज़रिए से, कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? तो वो हुई थी कुमार गुप्त के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन कि इसने जो मुद्राओं पे, जो उस समय मुद्राएं चलती थी, उसमें गरुड़ के स्थान पर मयूर का चित्र, मोर का चित्र अंकित करना प्रारंभ कर दिया था। जो हमारा गरुड़ होता है वो गुप्त वंश के शासकों का राज्य चिन्ह कहलाता था, लेकिन उसने क्या परिवर्तन करा कुमार गुप्त ने कि गरुड़ के स्थान पर मयूर का चित्र अंकित करना स्टार्ट कर दिया। तो कुमार गुप्त के ऊपर जो मैंने देखे हैं एग्जाम के अंदर क्वेश्चन, इन्हीं में से आ जाता है, पूछ लेता है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके शासनकाल में हुई, गरुड़ के स्थान पर मयूरों का चित्र किस शासक ने स्टार्ट कराया, महेंद्रादित्य की उपाधि किस शासक को मिली हुई है। दोस्तों, जो गुप्त वंश के शासकों में मैंने आपको उपाधियां बताई हैं उन्हें जरूर याद रखिए, क्योंकि उपाधियों के ऊपर एक आध क्वेश्चन जरूर एग्जाम के अंदर आ जाता है। अश्वमेघ महेंद्र किसको बोला गया है? तो कुमार गुप्त को बोला गया है। इसके बाद अगला जो शासक आता है वो है स्कंद गुप्त। 455 ईस्वी से लेकर 467 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। अब देखिए इनको कौन कौन सी उपाधियाँ दी गई हैं। इनको एक तो क्रमादित्य बोला गया है और एक विक्रमादित्य भी बोला गया है। विक्रमादित्य की उपाधि मैंने आपको बताया चंद्रगुप्त द्वितीय को भी दी गई है, लेकिन स्कंद गुप्त को विक्रमादित्य की उपाधि का पता कैसे चला कि ये इसे भी दी गई है? तो एक अभिलेख है भीतरी अभिलेख, भीतरी अभिलेख के द्वारा पता चला कि स्कंद गुप्त को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई है। अगर क्वेश्चन में भीतरी अभिलेख का जिक्र नहीं होता है और ये पूछता है कि विक्रमादित्य की उपाधि किसको दी गई है, तो आप चंद्रगुप्त द्वितीय का ही आंसर लगाएंगे। अगर ये पूछता है कि भीतरी अभिलेख के द्वारा जो हमारा विक्रमादित्य की उपाधि किसको दी गई है, तो वो है स्कंदगुप्त। क्रमादित्य की उपाधि इनको सिक्कों पर, इन्होंने अपने आप को सिक्कों पर क्रमादित्य लिखवाया, इसलिए इनको इस नाम की भी उपाधि दी गई। अंतिम प्रतापी शासक था ये। इसके शासनकाल में एक और इम्पोर्टेंट जो घटना हुई थी वो हुई थी हुणों का आक्रमण। तो हुणों का आक्रमण हमारा स्टार्ट तो समुद्रगुप्त के शासनकाल से ही हो गया था, लेकिन जो मेन आक्रमण हुआ था वो स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ। और एक स्तंभ है कहोम स्तंभ लेख। क्या नाम है? कहोम स्तंभ लेख। इसके अनुसार इसे सकोप्रम की भी उपाधि दी गई है। क्वेश्चन काफ़ी बार पूछ लिया गया है कि सकोप्रम की उपाधि किसको दी गई है, तो
स्कंदगुप्त को दी गई है। तो दोस्तों कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त के ऊपर जो फैक्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं उन्हीं फैक्ट्सों को मैंने आपसे डिस्कस किया है। चलिए आगे देखते हैं जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स में क्या क्या पॉइंट्स हमारे कल वाली प्रीवियस वीडियो में रह गए थे उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। सबसे बड़ा, गुप्तकालीन सिक्कों का ढेर सबसे बड़ा कहाँ से मिला है? जब खोज हुई है तो गुप्तकालीन जो सिक्के चलते थे सोने के या जो रजत मुद्राएं चंद्रगुप्त द्वितीय ने चलाई थी वो सबसे ज़्यादा कहाँ से मिली हैं? तो भरतपुर में एक जगह है बयाना, वहाँ से ये सबसे ज़्यादा मिला है। आगे, तांबे का सिक्का जारी करने वाला शासक कौन है? रामगुप्त। मैंने आपको बताया कि जो चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो सिल्वर कॉइन्स स्टार्ट करे थे उससे पहले पहले समुद्रगुप्त हुए या चंद्रगुप्त प्रथम हुए या श्रीगुप्त या घटोत्कच, उन्होंने सबने सोने के सिक्के स्टार्ट करे थे, लेकिन तांबे का जो सिक्का स्टार्ट करा वो रामगुप्त ने किया था। और ये कौन था? मैंने आपको कल बताया था कि समुद्रगुप्त के दो बेटे थे, एक रामगुप्त एक चंद्रगुप्त द्वितीय। जो रामगुप्त थे वो ज़्यादा निर्बल थे, दुर्बल थे, ज़्यादा उन पर शासन चलाना नहीं आया, इसलिए ही चंद्रगुप्त द्वितीय गद्दी पर बैठा, जिसे आप विक्रमादित्य की उपाधि से भी जानते हैं। तो तांबे का सिक्का किसने चलाया था? रामगुप्त ने। हरिशेन राज दरबारी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में मैंने देख लिया है, कई बार आ गया है क्वेश्चन। तो समुद्रगुप्त के शासनकाल में एक राज दरबारी था हरिशेन। ये सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, आपको याद रखना है कि समुद्रगुप्त के शासनकाल में एक राज दरबारी हुआ करता था जिसका नाम था हरिशेन। अगला, गुप्तकालीन पुस्तक है एक नवीनतम एक पुस्तक है, उसका संबंध किस क्षेत्र से है? तो वो है चिकित्सा के क्षेत्र से। अगला क्वेश्चन, धर्म वर्तमान गणित में जो दशमलव प्रणाली होती है उसका आविष्कार किस साम्राज्य में या किस वंश में हुआ है? तो गुप्त वंश में। गुप्त वंश ने ही हमें जो मैथ में जो हमारी दशमलव प्रणाली होती है उसको दिया है। अगला, जो गुप्तकालीन जो स्वर्ण मुद्राएं होती थी उन्हें किस नाम से जाना जाता था? उन्हें बोला जाता था दिनार। क्वेश्चन काफ़ी बार आए हैं ये। अगला, जो हमारी रजत मुद्राएं जो चंद्रगुप्त द्वितीय ने चलाई हैं रजत मुद्राएं, उनको बोलते थे रुपयका। स्वर्ण मुद्राओं को दिनार, रजत मुद्राओं को रुपयका, ठीक है। और तांबे का मैंने आपको बता दिया कि किसने चलाया था? रामगुप्त ने चलाया था। गुप्त शासकों का राज्य चिन्ह क्या था? विष्णु वाहन गरुड़। जो मैंने आपको यहाँ भी बताया था कि जो कुमारगुप्त ने गरुड़ के स्थान पर मयूर की चित्र अंकित करना स्टार्ट कर दिया था मुद्राओं के ऊपर। तो जो हमारा गरुड़ था, विष्णु भगवान का जो वाहन होता है गरुड़, वो गुप्त शासकों का राज्य चिन्ह था। गुप्त शासकों का धर्म क्या था? तो वैष्णव धर्म से अनुयायी मानने वाले थे, वैष्णव धर्म को मानने वाले थे ये गुप्त वंश के शासक। अगला, अजंता की 29 गुफाओं में से गुप्तकालीन, अजंता में टोटल 29 गुफाएं हैं, उसमें से गुप्तकालीन जो गुप्तकालीन के समय में जो गुफाएं बनी हैं वो कौन सी हैं? वो नंबर हैं 16 और 17 नंबर की जो गुफा हैं वो गुप्तकालीन गुफा हैं। अगला है, गुप्तकालीन जो शासन था, जो साम्राज्य था, उसमें जो पुलिस विभाग था उसका मुख्य अधिकारी कौन है? तो उसको बोला जाता है दंडपाशिक। क्या बोला जाता है? दंडपाशिक। जो उस समय की पुलिस होती थी और पुलिस का जो मुख्य अधिकारी होता था उसे बोला जाता था दंडपाशिक। अगला, जो वहाँ पर कृषि करने योग्य भूमि होती थी उस साम्राज्य में उसे तो बोलते थे क्षेत्र। क्या बोलते थे? क्षेत्र। लेकिन जो रहने योग्य भूमि होती थी उसे बोलते थे वास्तु। और एक जो पशुओं के चरागाह के लिए भूमि होती थी जहाँ पशुएं जाके अपना खाना पीना या जो घास वास चरते थे उसे बोलते थे चरागाह भूमि। तो 3 तरह की भूमि थी, एक कृषि योग्य भूमि, एक वास भूमि, एक चरागाह भूमि। चरागाह भूमि पशुओं के लिए, वास योग्य भूमि को बोलते थे वास्तु जहाँ लोग वास करते थे, और कृषि योग्य भूमि जहाँ लोग किसान जो कृषि करते थे उसे बोलते थे क्षेत्र। गुप्त साम्राज्य का सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र जहाँ से व्यापार होता था, सबसे ज़्यादा व्यापार होता था, वो था उज्जैन। कौन सा क्षेत्र था? उज्जैन। हरिशेन, मैंने बताया हरिशेन काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लिया गया है। तो जो हरिशेन थे वो समुद्रगुप्त के राजदरबारी थे, लेकिन उनकी रचना कौन सी है? प्रकाश प्रशस्ति। मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो अगर आपने देखी होगी तो उसमें जिक्र किया है कि समुद्रगुप्त के जो
बायोग्राफी जो उनके जीवन पर प्रकाश डालने वाली जो पुस्तक है, जो सामग्री है, वो है हमारी प्रकाश प्रशस्ति, जिसमें एक मैंने आपको कल भी रिकॉल करा रहा हूँ, जिसमें दक्षिणापथ विजय के बारे में जिक्र किया गया है समुद्रगुप्त की, जिसमें उसने 12 राजाओं को हराया था और दक्षिण में विजय प्राप्त करी थी। तो ये हरिसेन की ही रचना है प्रकाश प्रशस्ति, जो आपके समुद्रगुप्त के राज दरबारी थे। अब गुप्त संवत और शक संवत, शक संवत शक राजाओं द्वारा चलाया गया था, गुप्त संवत आपका गुप्त शासकों द्वारा चलाया गया, जो चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाया था 319 ईस्वी में, और ये चला था 78 ईस्वी में। तो इन दोनों के जो वर्षों में जो अंतर आता है वो 241 वर्ष का अंतर आता है। दोस्तों ये जो पॉइंट्स मैंने आपको कवर करे हैं, या यहाँ 2 राजाओं के बारे में जो 2 शासक हैं, कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त, और जो इससे पहले वाली वीडियो जो मैंने आपको गुप्त साम्राज्य के ऊपर जितने भी शासक कवर करे हैं, दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। एग्ज़ाम को देखते हुए सीधे सीधे क्वेश्चन इन्हीं पॉइंटों से ऊपर उठते हैं। अगर और भी मुझे कोई ऐसे पॉइंट्स दिखाई देंगे जो आपके लिए बेनिफिशियल होंगे या आपके एग्ज़ाम को लेकर इम्पोर्टेंट होंगे, तो मैं उन्हें, जब मेरी और वीडियोज़ आएंगी, उन्हें बीच बीच में आपसे शेयर करता रहूँगा, आप तक उन्हें पहुँचाता रहूँगा। इसी आशा के साथ मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा समझने की कोशिश करेंगे, अपने नोट्सों को तैयार करेंगे, और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं अनुज शर्मा आपका धन्यवाद करता हूँ।